हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी यानी भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो शॉर्ट जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं सबको आप आसानी से बना सकते हैं। और मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर अभी तक आपने ज्योग्राफी का तैयारी नहीं किए हैं तो फिर किस टाइप से लिखे या कैसे लिखे कि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आपको अच्छा मार्क लाए। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर देंगे। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर देखिए। इससे पहले हमने सेट 1 कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सेट 1 का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सेट 2 का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तन के नाम लिखे। तो इसको कैसे लिखेंगे आंसर कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 समुद्र पत्तन निम्न है। यानी कि भारत की सबसे पहले ये हेडलाइन आपको लिखना बहुत जरूरी है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तन निम्न है। और एक नंबर में देंगे कौन, तूतीकोरिन या इसको तूतीकोरन कहते हैं, दूसरा चेन्नई, तीसरा विशाखापट्टनम और चौथा है पारा महाद्वीप। देखिए सबसे पहले आपको जो याद क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 4 पॉइंट आपको याद करना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित 4 प्रमुख समुद्री पत्तन क्या है, तो सबसे पहले आपको तूतीकोरिन याद कर ले, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पाराद्वीप। अगर आपको ये 4 नाम याद रहेगा तो फिर आप इसके विषय में कुछ ना कुछ जरूर है कि आप लिख ही डालेंगे। तो तूतीकोरिन के बाद आप लिख देंगे तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित यह एक अत्यंत प्राचीन पत्तन है। दूसरा चेन्नई हुआ, यह भारत का एक प्रमुख पत्तन है, इसका पर्वताश्रय कृत्रिम तथा कम गहरा है। तीसरा हो गया विशाखापत्तनम, इसका पर्वताश्रय सबसे गहरा और सुरक्षित है। चौथा हुआ पाराद्वीप, यह उड़ीसा के तट पर स्थित है, यह अपेक्षाकृत नया पत्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 प्राकृतिक कारणों की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे कि भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी 2 प्राकृतिक कारक निम्न है। प्रथम लिखेंगे भौतिक कारक, दूसरा नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारण। तो भौतिक कारण के अंतर्गत क्या क्या होगा, जैसे उच्चावच हो गया, ऊंचाई हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, भौम जल हो गया स्तर तथा वायु एवं मृदा आदि बस्तियों के प्रकार तथा उनके अंतरण के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा है नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारक। नृजातीय एवं सांस्कृतिक कारक जैसे हो गया जनजातीयता, जाति अथवा सांप्रदायिक पहचान आदि भी बस्तियों के अभिन्यास आदि को निर्धारित करते हैं। देखिए सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन को समझा करें। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आप पहले इसको समझिए, उसके बाद आप इसका आंसर को याद करेंगे। क्वेश्चन है कि भारत के विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवास। देखिए ग्रामीण अधिवास क्या है, अधिवास रहने की जो व्यवस्था की जाती है, जैसे वह रहने के लिए हम घर बनाते हैं, तो ये क्या है, एक अधिवास है। तो ग्रामीण यानी कि गांव का अधिवास के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या करें। क्या कारण है प्राकृतिक, तो क्या होगा भौतिक कारक और नृजातीय कारक। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो समझिए 50% आपको याद हो गया। इसलिए आप समझ करके याद करेंगे और याद करके आप क्या करेंगे, कॉपी पेन पर लिखेंगे, तब जाकर के ये आपको याद होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दामोदर बेसिन में स्थित 4 कोयला खानों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे दामोदर बेसिन, दामोदर बेसिन झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर बेसिन में झरिया, बोकारो, करणपुरा तथा गिरिडीह में कोयला खाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किन्हीं 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्यों के नाम लिखिए।
तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भारत के 4 प्रमुख सूखा संभावी राज्य हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के लोगों का सूखे के कारण प्रायः प्रतिवर्ष प्रव्रजन होता ही रहता है। गुजरात और राजस्थान में लगातार 4 वर्षों तक प्रचंड सूखे के कारण काफ़ी संख्या में लोग अपने पशुओं के साथ उत्तर प्रदेश एवं बिहार प्रांतों में अस्थायी रूप से प्रव्रजन कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो क्या है, विस्तृत वाणिज्य है ना, अनाज है ना, तो क्या होगा, मूंगफली हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, बाजरा, चावल। विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि के 4 फसल हैं। ये सब क्या है, ये 4 फसलें हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 पंचम क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। देखिए पंचम क्रियाकलाप क्या है, आपने पढ़े होंगे। प्रथम क्रियाकलाप जो कृषि आदि से संबंधित होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये क्या है, 4 पंचम क्रियाकलापों का वर्णन बोल रहे हैं ना। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पंचम क्रियाकलापों के 4 प्रकार निम्न है। प्रथम है उच्चतर स्तर के निर्णय लेने और निर्माण करने वाले। दूसरा हो गया नई प्रौद्योगिकी का निर्माण करने वाले, जैसे ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्विटर हो गया। तीसरा है कि वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारी, जैसे कंपनी के सीईओ हो गया। और चौथा हो गया अनुसंधान वैज्ञानिक, जैसे इसरो। देखिए ये सब क्या है, ये उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। इनमें से पंचम क्रियाएं में क्या होते हैं, उच्च बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं। तो क्या होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार यानी कि 1102 व्यक्ति है ना प्रति वर्ग किलोमीटर का था ना। और पश्चिम बंगाल 1029 भारत में 2 सघनतम जनसंख्या वाले राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क प्रदेश कृषि किसे कहते हैं। तो शुष्क कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जिसमें वर्षा का वार्षिक औसत 40 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। ये क्षेत्र बिना सिंचाई के फसलें उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार शुष्कतर क्षेत्रों में उत्पादकता भी कम होती है। ज्वार, बाजरा, दालें और तिलहन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, लेकिन अगर सिंचाई की सुविधाएं मिल जाए तो यहाँ भी अच्छी खेती की जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में शुष्क खेती की तकनीक का उपयोग करके दालें और तिलहनों जैसे फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हैदराबाद का इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स तथा जोधपुर का सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट शुष्क कृषि की तकनीकों के अनुसंधान और विकास में लगे। देखिए इसका क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ के सुना दिए, और अगर आपका लिखने का बारी आएगा तो फिर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो अगर आप सुनते हैं तो आप आराम से, शांति से, ध्यान से इस वीडियो को सुना करें, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझिए आपका आधा समझिए आपको याद ही हो गया, यानी कि 50% काम आपका हो गया। अब सबसे पहले आपको प्रथम बात आपको ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना है कि क्या कहता है शुष्क कृषि। शुष्क मतलब सूखा कृषि। कृषि तो आप जानवे करते हैं किसे कहते हैं। देखिए यहां से और यहां तक अगर आपको कह दे कि यहां से और यहां तक आपको अंत तक आपको रटना है तो फिर आपको कितना बोझा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको हम ये नहीं करें कि यहां से यहां तक आपको रटना है, सिर्फ आप ऊपर का लाइन यहां तक रट सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आप दिमाग लगा करके याद कर ले। उसके बाद अगर आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा ना, आपने जो वीडियो देखे हुए है ना, तो आपको ये सब लाइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको जैसे क्या है ज्वार, बाजरा, दालें, ये तो जानवे करते हैं। शुष्क कृषि, इसका अगर मेन पॉइंट अगर आप यहाँ से यहाँ तक याद कर लेते हैं तो फिर आप इस पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कम से कम 2 लाइन तो याद कर सकते हैं ना, चाहे आप जैसे भी याद करें 2-2 लाइन कम से कम याद कर ले, फिर आप देखिएगा आपका रिजल्ट कितना गर्दा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो 4 मानव विकास के क्षेत्रों को लिखिए।
लोगों के लिए विकल्पों को बढ़ाना और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। क्या कहते हैं कि लोगों के लिए विकल्प देना आगे बढ़ने के लिए, और जन कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना ही मानव विकास है। तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास जन कल्याण के प्रमुख पक्ष है। ये क्या है? ये सब क्या है? प्रमुख पक्ष है। जन कल्याण से तात्पर्य मानव की चाहते जैसे दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्ति तथा रहन सहन के उच्चतर स्तर से है। मानव विकास सूचकांक प्रथम क्या है? दीर्घ जीवित, दूसरा ज्ञान, तीसरा उच्च जीवन, चौथा क्या हो गया? स्वास्थ्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पेट्रोलियम के किन्हीं 3 व्यापारिक उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करें। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे भारत में पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर कि भारत में पेट्रोलियम का व्यापारिक उत्पादन निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। प्रथम क्या है? उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा है गुजरात और तीसरा है मुंबई हाई। तो उत्तर पूर्वी प्रदेश, इस प्रदेश में तेल क्षेत्र है डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि, ये क्या है? उत्तर पूर्वी प्रदेश में आते हैं। दूसरा हो गया गुजरात प्रदेश, जिसका अंकलेश्वर, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपके बिहार बोर्ड में कि अंकलेश्वर कहाँ स्थित है, तो क्या होगा? गुजरात में। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है डिगबोई क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद क्या? गुजरात में आप दे देंगे कलोल हो गया, नवगांव हो गया, कोसावा हो गया, महसाना हो गया और आलियावेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई हाई, यह क्या है? मुंबई हाई। और इसी का तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ये क्या? पेट्रोलियम के विषय में हमको जानकारी मिल रहा है ना, पेट्रोलियम के विषय में, मतलब कि पेट्रोलियम के किन्हीं 3 व्यापारिक उत्पादन क्षेत्रों का नाम था ना। तो प्रथम क्या था? उत्तर पूर्वी प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा मुंबई हाई। तो यह मुंबई हाई में क्या है? यह मुंबई से 176 किलोमीटर अरब सागर से अपट क्षेत्र है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। यहाँ से देश के उत्पादन का 2/3 तेल निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखे। तो कैसे लिखेंगे कि तमिलनाडु का कोयम्बटूर सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है। तमिलनाडु में लगभग 208 मिलें हैं, जिसमें से 67 मिलें कोयम्बटूर में स्थित है। तमिलनाडु के मुख्य सूती वस्त्र उत्पादक नगर क्या हो गया? त्रिचनापल्ली, सेलम, पेराम्बूर, तुतीकोरिन, काकीनाड इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक राष्ट्र से दूसरा राष्ट्र है ना, अंतर्राष्ट्रीय। जब वस्तुओं का आदान प्रदान 2 देशों के बीच होता है तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी कि एक देश से, जैसे हमारा भारत है और अगर चीन या अमेरिका से व्यापार हो गया तो इस टाइप के व्यापार को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार होते हैं। प्रथम द्विपक्षीय व्यापार और दूसरा बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार इस प्रकार के व्यापार में वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री 2 देशों के बीच में होता है। दूसरा है बहुपक्षीय व्यापार। क्या है? इस प्रकार के व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का कई देशों के बीच आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का नाम लिखिए। भारत के 4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? भारत के 4 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क निम्नलिखित है। प्रथम में क्या? मोहाली। मोहाली कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके याद करेंगे। जरूर है कि इससे पूछ ही लेगा आपको। और भी इस वीडियो में जितना भी अभी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देकर के आइएगा और इस वीडियो को आप देखिएगा, इससे जरूर रहेगा उसमें क्वेश्चन। देखिए पहला क्या है? मोहाली। मोहाली कहाँ है? चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरा बेंगलोर, ये क्या है? कर्नाटक में स्थित है। तीसरा हैदराबाद, ये कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। चौथा मणिपाल, ये कहाँ? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 मध्यकालीन नगरों का नाम लिखिए। 4 मध्यकालीन नगरों का
नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? मध्यकालीन नगर वे हैं जिनका विकास मध्यकाल में हुआ। भारत के 4 मध्यकालीन नगर है, दिल्ली, हैदराबाद, आगरा और नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखिए, खनिज आधारित उद्योग है ना, यानी कि खनिज पर आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो लिखेंगे कि खनिज आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जो खनिजों के से कच्चा माल प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट आदि उद्योग इस वर्ग में आते हैं। ये उद्योग आधारभूत उद्योग है जिन पर आर्थिक विकास निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या हैं? उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या क्या है? तो उत्तरी भारत में सिंचाई के मुख्य साधन तालाब हो गया, नदियां हो गया, नहरें हो गया और नलकूप हैं। उत्तरी भारत में अधिकांश सिंचाई नहरों तथा निजी पंपिंग सेटों द्वारा की जाती है। करते हैं कि नहीं करते? हम लोग होंडा वगैरह से करते हैं, पंपिंग सेट से करते हैं ना, करते हैं। और यहाँ जो है ना उत्तरी भारत में मुख्य रूप से सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो यहाँ क्या होगा? नहरों हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो क्या हो जाएगा वहाँ का? तालाब वगैरह हो जाएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। और उसके बाद क्या है? किसान अपने खेतों में बोरिंग कराकर पंपिंग सेट लगाकर सिंचाई करते हैं। ये कहाँ है? उत्तर भारत की बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के नवीनीकृत और अनवीनीकृत संसाधनों में अंतर करें। देखिए, हूबहू आपको ऐसे ही लिखना है जिस टाइप से यहाँ दिया हुआ है। एक नंबर में ये और दूसरा इस टाइप से ही पन्ना में आपको लिखना है। तो ऊर्जा के नवीकृत और अनवीकृत संसाधनों में अंतर निम्न है। ये पॉइंट आपको नोट करके फिर यहाँ से आप इस टाइप से बीच में लकीर मार करके फिर ही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। क्योंकि देखिए इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हम देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ है कि नवीनीकृत इधर है और अनवीनीकृत इधर है। तो प्रथम पॉइंट क्या है? ये समाप्त होने वाले साधन नहीं है। कौन? नवीनीकृत। और दूसरा क्या है? ये साधन होने वाले समाप्त, ये क्या है? ये साधन समाप्त होने वाले साधन है। दूसरा है कि इन साधनों से प्रदूषण नहीं होता, लेकिन इनसे प्रदूषण होता है। तीसरा पॉइंट है कि इनका उपयोग शहरों में अधिक होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। कौन? अनवीनीकृत संसाधन या साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चयवाद के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि मानव का विकास उनके वातावरण के द्वारा होता है। वातावरण ही मानव के जीवन यापन के ढंग को अर्थात भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक, उद्योग, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक प्रतिरूप को निर्धारित करता है। यहाँ वातावरण से अभिप्राय केवल भौतिक वातावरण से था। इसमें मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। संक्षेप में अगर आपसे कहा जाए, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ टैपिंग करने में, आपको साफ दिखाई नहीं देता होगा, इसके लिए सॉरी थोड़ा सा, तब तक सुन सकते हैं अच्छे से। कि संक्षेप में क्या है? निश्चयवाद का अर्थ यही है कि भौतिक वातावरण भी किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के क्रियाकलापों और आचार विचारों को निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरों, महानगरों एवं मेगा नगरों को परिभाषित करें। सबसे पहले क्या है? नगरों, दूसरा महानगरों और तीसरा मेगा नगरों को परिभाषित करें, यानी उसका डिफिनेशन दें। तो लिखेंगे कि नगर को इस प्रकार एक ऐसी संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां समान जीवन के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं और प्रवृत्तियों की अभिवृद्धि होती है और जहां एक महत्वपूर्ण मानवीय अभिनय होता है। तो नगरों की परिभाषा आप अपने मन से भी दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ ऐसे ही आपको देना है। लेकिन हाँ, अगर आप ये पढ़े रहेंगे ना तो आपके इसका जो इसका है मेन पॉइंट आपको समझ में आएगा और यही आपको काम आएगा। दूसरा है कि महानगर क्या है? 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। अब मेगा नगर क्या है? मेगा नगर को विशाल नगर भी कहा जाता है। ऐसे नगर जिनकी
संख्या न्यूनतम 80 लाख से ऊपर हो उसको हम मेगा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा नगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में घटते जल संसाधन के लिए उत्तरदायी 2 कारकों का उल्लेख करें। तो जल संसाधन में कमी के लिए उत्तरदायी प्रथम कारण सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग है। सिंचाई तथा कृषि उपयोग में सतही जल का 89% और भूमि जल का 93% भाग उपयोग में लाया जाता है। भारत में अंधाधुंध वृक्षों की कटाई के कारण वर्षा का अभाव भी जल संसाधन में कमी का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। देखिए यहाँ क्या कहते हैं कि भारत में घटते जल संसाधन के उत्तरदायी कारणों का उल्लेख करें तो क्या होगा। आजकल क्या करते हैं, अगर हम नहाते धोते भी है ना तो ऐसे मोटर को खोल देते हैं, पानी जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सब बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो पीने वाले पानी है ना ये बहुत कम ही बचा हुआ है। नहीं तो आप दिल्ली चले जाइए या उससे आगे पंजाब वगैरह चले जाइए, आपको एहसास हो जाएगा कि पानी भी कितना मूल्यवान है। नहीं तो आप दिल्ली जाकर घूम कर के आइए। तो क्या है इसमें, क्या इसका कारण मतलब जो इसका मेन कारण है वो क्या है? सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग है। हम जो सिंचाई करते हैं ना, तो क्या हम जो पानी पटाते हैं खेतों में, इसका सबसे जल की अधिक मांग है। और क्या करते हैं, हम पंपिंग सेट से धरातलीय पानी को हम बाहर निकालते हैं। सिंचाई तथा कृषि उपयोग में सतही जल का बस सिर्फ 79% ही उपयोग होता है। लेकिन भूमिगत जल का देखो, सतह पर जितना जल है जैसे नदी और समुंदर वगैरह में जितना भी है, इसका सिर्फ हम कितना करते हैं, 89% ही उसका उपयोग करते हैं। लेकिन भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर का जल कितना है, 93% का हम लोग उपयोग करते हैं, जो कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत में अंधाधुंध, और इसका प्रमुख कारण ये भी है कि भारत में क्या किया, अंधाधुंध मतलब वनों वृक्षों की कटाई हो गया है, जिसके कारण फिर जब वृक्ष है नहीं तो फिर वर्षा होता नहीं है, और वर्षा भी नहीं होगा तो समस्या तो होगा ही, पानी फिर कम होगा ही होगा। देखिए आपके बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। देखिए क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल ही पूछा जाता है, सिर्फ एक हवा बना हुआ कि क्वेश्चन ये वो हार्ड इस टाइप से। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक जा कर के आप देखिए कि बिहार बोर्ड किस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछा है। सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। हम आपको ये नहीं कहते कि बार बार आप पहले क्वेश्चन को रटिए, ये नहीं, हम कहते पहले समझिए। अगर आप समझ जाएंगे ना क्वेश्चन को, ऑटोमेटिक आप अपने माइंड से बना करके लिखेंगे। आप इतना भी बच्चे थोड़ो है कि आपको उतना भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को देखें और याद भी करें, और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको कॉपी पर लिखिए। आप जितना लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। बाकी देखिए हमने आपके सेट 2 पूरा कंप्लीट करा दिए। अब सेट 3 हम आगे की वीडियो में बनाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा भी पसंद आया होगा या आपके उपयोग का थोड़ा सा भी अगर लगा होगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक जय हिंद।